अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी फ़िज़िक्स की सीरीज़ का चौथा लेक्चर है। आगे बढ़ने से पहले हम एक दफ़ा पहले तीनों लेक्चर के टाइटल देख लेते हैं। पहली वीडियो का टाइटल था सिंपल हार्मोनिक मोशन, दूसरी वीडियो में डैम्प्ड ऑसिलेशंस और वेव मोशन को कवर किया गया, जबकि तीसरे लेक्चर में वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी एंड वेव इक्वेशन के ऊपर बात हुई। आज के इस चौथे लेक्चर में हम रिपल टैंक के बारे में बात करेंगे। रिपल टैंक की तरफ बढ़ने से पहले हम पिछले लेक्चर में किए जाने वाले क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन वेव्स कैरी मैटर? इसका आंसर है वेव्स कैन नॉट कैरी मैटर बट वेव्स आर कैरियर्स ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव आर रिलेटेड टू ईच अदर? तो इसका आंसर है बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। Mathematically we can write f is equal to 1 by t or t is equal to 1 by f। तो रिपल टैंक स्टार्ट करते हैं। रिपल टैंक की तरफ बढ़ने से पहले हम इसकी डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे। एक ट्रे है, रेक्टेंगुलर शेप में है, शीशे का बना हुआ है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, एक बल्ब है, ऑसिलेटिंग पैडल है, व्यू स्क्रीन और पावर सप्लाई के साथ मोटर अटैच है। डेफिनेशन देखते हैं जी। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये ऐसी डिवाइस है जो वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करती है और वाटर वेव्स की करैक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी कंस्ट्रक्शन में देखें तो एक रेक्टेंगुलर ट्रे है जिसकी बॉटम नीचे वाला हिस्सा ग्लास का शीशे का बना हुआ है। एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो पावर सप्लाई के साथ अटैच है, एक बल्ब है जो ऊपर की तरफ हैंग किया हुआ है, जबकि एक पैडल है। ये पैडल लकड़ी का है और मोटर के साथ अटैच है। जब पावर सप्लाई से हम स्विच ऑन करते हैं तो ये पैडल वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। वर्किंग की बात करते हैं तो जैसे ही हम पावर सप्लाई का स्विच ऑन करते हैं, वुडन पैडल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग टू जनरेट वाटर वेव्स कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेट वेव फ्रंट्स। तो जैसे ही ये पैडल अप एंड डाउन मूवमेंट शुरू करता है तो वाटर में डिस्टर्बेंस पैदा होती है, जिसकी वजह से वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज हंग अबव द ट्रे। वो ऊपर की जानिब जो बल्ब लगा हुआ है, टू ऑब्जर्व द इमेज ऑफ वाटर वेव्स। ये बल्ब वाटर वेव्स की इमेज को देखने के लिए इस्तेमाल होगा और वो इमेज कहाँ पे बन रहा होगा? वो नीचे व्यू स्क्रीन के ऊपर बन रहा होगा। अब ज़रा देखते हैं कि व्यू स्क्रीन के ऊपर बनने वाला इमेज कैसे फॉर्म होता है और उसमें क्या क्या कुछ पता चलता है। हम जानते हैं कि वाटर वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं और ट्रांसवर्स वेव्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक क्रस्ट और ये नीचे वाला जो होता है इसको ट्रफ कहते हैं। ऊपर की जानिब बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब की रोशनी जब वेव के क्रस्ट वाले पोर्शन पर पड़ती है तो यहाँ से लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं, क्योंकि इसकी शेप कन्वर्जिंग है। और जब कन्वर्ज होती हैं तो तमाम की तमाम लाइट एक जगह इकट्ठी होती है और हमें वाइट लाइन नज़र आती है। जबकि दूसरी जानिब रोशनी की रेस डाइवर्जिंग पार्ट ऑफ वेव के ऊपर पड़ती हैं तो यहाँ से रोशनी की रेस डाइवर्ज हो जाती हैं, फैल जाती हैं, जिसके नतीजे में हमें नीचे कुछ नहीं नज़र आता, एक ब्लैक लाइन नज़र आती है। तो एज अ रिज़ल्ट हमें व्यू स्क्रीन के ऊपर वाइट और ब्लैक लाइंस के पैटर्न्स बने हुए नज़र आते हैं। वाइट लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं कि यहाँ पर वेव का क्रेस्ट वाला पार्ट है, जबकि ब्लैक स्क्रीन रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर ट्रफ वाला पार्ट है। तो ओवरऑल हम देखें तो एक वाइट और एक ब्लैक वेव फ्रंट को कंसीडर करें तो ये हमारे पास एक मुकम्मल वेवलेंथ बनती है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स की बात करें तो पहली करैक्टरिस्टिक होगी हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का मतलब ये है कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम की सतह पर टकराती है तो वो वापस पहले मीडियम में ही लौट आती है, दूसरे मीडियम में एंटर नहीं हो पाती। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो उसकी क्या क्या फीचर चेंज होते हैं, क्या कुछ रिमेन रहता है। जबकि तीसरी प्रॉपर्टी है कि तीसरा फीचर है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। डिफ्रैक्शन ऑफ वेव का मतलब ये है कि जब वेव किनारों वाली जगह से गुजरती है तो वेव किनारों के गिर्द टर्न हो जाती है, मुड़ जाती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। 1 बाय 1 इनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स की। तो डेफिनेशन इसकी ये है, व्हेन वेव्स स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम। सो यहाँ पर बात है कि वेव जो है वो एक मीडियम की सतह के ऊपर टकरा रही हैं। द वेव्स बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, और वापस पहले मीडियम में लौट आती हैं, दूसरे मीडियम में दाखिल नहीं होती। डायग्राम देखें कि अगर हमने रिपल टैंक के अंदर जहाँ पर पानी है उसके अंदर एक रुकावट प्लेस कर दी
तो ये रुकावट है ब्लैक कलर में जो आपको शो हो रही है, वेव्स इस तरह से ट्रेवल करती हुई आ रही हैं, रुकावट से टकराने के बाद इनकी डायरेक्शन चेंज होगी और ये नीचे की जानिब मुड़ जाती हैं। कंडीशन या शर्त रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स की ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन क्या है, इनको देखते हैं। जब इंसिडेंट रे, वो रे जो आके रुकावट को टकराती है, उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसका नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाते हैं। इट मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो नॉर्मल का रिफ्लेक्टेड रे के साथ बन रहा एंगल। तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। इसको प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स ही कहा जाता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। रिफ्रैक्शन का मीनिंग है व्हेन वेव्स एंटर फ्रॉम वन मीडियम इनटू एन अदर मीडियम। तो वेव्स एक मीडियम में से दूसरे मीडियम के अंदर दाखिल हो जाती हैं, डायरेक्शन ऑफ वेव चेंजेस, तो वेव की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसके लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। एक टब है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, हमने एक ब्लॉक को उठाकर एक एंगल पे उसके अंदर फेंक दिया। अब पानी की दो सतहें बन चुकी है। एक वो पोर्शन है जो इस ब्लॉक से ऊपर की जानिब है, उसको हमने 1 का नाम दिया, जबकि दूसरा वो पोर्शन है जो ब्लॉक के नीचे की जानिब है। 1 वाला पोर्शन कम गहराई पे है, जबकि 2 वाला पोर्शन ज़्यादा गहराई पे है। एक फैक्ट है वाटर वेव्स के हवाले से कि वेव्स जो पानी के अंदर बनती हैं उनकी स्पीड डेप्थ के साथ साथ चेंज होती है। तो 1 पे जो स्पीड है और 2 पे जो स्पीड है, ये दोनों मुख्तलिफ स्पीड्स हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है कि वाटर वेव्स की वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स है, वो वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी है, वो तो सेम है, लेकिन v और लैम्डा ये एक दूसरे के साथ चेंज होते जाते हैं। अब रिफ्रैक्शन का प्रोसेस रिपल टैंक की मदद से पैदा होने वाली वेव्स के ऊपर देखते हैं। अपर पोर्शन ऑफ द ब्लॉक में आपको वेव फ्रंट्स ऑफ द वेव नजर आ रहे हैं। 2 वाला पोर्शन ब्लॉक के नीचे वाला पोर्शन है। हम देख रहे हैं कि वेवलेंथ ऑफ वाटर वेव्स में चेंज आया है। यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा है, जबकि सेकंड पोर्शन में वेवलेंथ कम है। डायरेक्शन ऑफ वेव की बात करें तो वो भी चेंज हुई है। सो रिफ्रैक्शन में डायरेक्शन ऑफ वेव चेंज होती है। अगला फीचर है डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प कॉर्नर्स ऑफ स्लिट्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। बेंडिंग को स्प्रेडिंग भी कहते हैं, कॉर्नर्स को एजेस भी कहते हैं, और स्लिट्स को ऑब्स्टेकल्स भी कहते हैं। इन वर्ड्स से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है जो आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं। दोनों अल्फाज का मीनिंग सेम ही है। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि डिफ्रैक्शन वेव का किनारों के गिर्द मुड़ जाने का नाम है। इसी फिनोमेना को क्लियर करने के लिए हम एक वीडियो क्लिप देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस एनिमेशन में आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब स्लिट का साइज कम था तो वाटर वेव्स की डिफ्रैक्शन बहुत वाज़ेह अंदाज से नजर आ रही है, जबकि स्लिट का साइज बड़ा होने पर डिफ्रैक्शन क्लियरली नजर नहीं आ रही। तो हमारे पास एक कंडीशन बन के सामने आती है कि साइज ऑफ स्लिट मस्ट बी कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ द वेव। इसका मतलब है साइज ऑफ वेव जितना हो, स्लिट का साइज भी अगर उससे कंपेरेबल हो, उसके करीब करीब हो, तो हमें डिफ्रैक्शन ऑफ वेव क्लियरली ऑब्जर्व होगी। स्लिट का साइज वेव्स की वेवलेंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो हमें डिफ्रैक्शन क्लियरली नज़र नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। डिफाइन रिपल टैंक। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज अ रिपल टैंक वर्क। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर एनी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेव आफ्टर रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन टू ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन क्लियरली। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई है। इस लेक्चर के रिलेटेड क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।